हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि इंडिगो प्रोड्यूस कैसे करा जाता था। मैंने वैसे तो आपको ओवरऑल प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर पिक्स दिखाकर गूगल क्रोम से ये वाली चीज़ पूरी बताई थी कि इंडिगो की खेती कैसी होती है, उसके प्लांट्स कैसे होते हैं, उसके बीज कैसे होते हैं, फिर कैसे उसको डाला जाता है एक बड़ी सी टंकी के अंदर जहाँ पर कपड़े बहुत बल्क में रंगे जाते हैं। ठीक है, उसका पाउडर कैसे बनाया जाता है और ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब देख चुके हैं, लेकिन एक बारी थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके इसको एक बारी देखते हैं। यहाँ पर आपको एक इंडिगो फैक्ट्री दिख रही है जो कि इंडिगो फील्ड्स के पास है। ठीक है, कहाँ है? यहाँ पर ये जो है, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, दिस इज़ अ फैक्ट्री जो कि इंडिगो फील्ड्स के पास है। ठीक है, ये सारा का सारा इंडिगो का काम चल रहा है पूरा यहाँ पर। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। ये कुछ पर्सन्स हैं जो कि तसले के अंदर या किसी काइंड ऑफ, आप ये मान लो कि किसी चीज़ जिसमें रखी जाती है उसमें कुछ ना कुछ इस जगह पर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक इस पानी भरे हुए काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसके साथ उस पानी के अंदर इंडिगो मिक्स है, एक डंडा मिलेगा जिसको हम लोग बीटर बैट कहते हैं, जहाँ पर ये इंडिगो की पत्तियाँ या उसका कलर या उसका पाउडर या इंडिगो के द्वारा इंडिगो से बनाए गए छोटी छोटी जो बॉल्स हैं वो जो डाली गई हैं काइंड ऑफ सड़ने के लिए, ताकि वो कलर छोड़े और कुछ दिनों तक जो रखी जाएंगी, इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटिंग बैट। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं एक बारी। जो इंडिगो विलेजेस हैं जनरली वो इंडिगो फैक्ट्रीज के पास ही होते थे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिगो फैक्ट्री जो थी वो इंडिगो जहाँ पर प्रोड्यूस होता था उसके गांव के आसपास ही होती थी, और इसको ओन जो करते थे देवर प्लांटर्स। इंडिगो की कटाई के बाद इंडिगो प्लांट जो था वो इंडिगो फैक्ट्री में वैट्स में जाता था। वैट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 to जो जहाँ पर जो पानी वगैरह और जहाँ से ये एक तरीके से जैसे बोर्ड का एक चप्पू होता है, एक डंडा होता है, वैसे उसको बीट करा जाएगा उससे। 3 to 4 वैट जो थे इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी थे। हर एक वैट का एक सेपरेट फंक्शन होता था। लीव्स को सबसे पहले तो इंडिगो प्लांट से स्ट्रिप ऑफ करा जाता था, उसको गर्म पानी के अंदर फिर सोखा जाता था एक वैट के अंदर, जिसको हम लोग फर्मेंटिंग वैट भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे घंटों के लिए। जब जो प्लांट से वो फर्मेंट हो जाते थे तो लिक्विड जो था उसको फिर गर्म मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर रखा जाता था, बॉयल करा जाता था और उसके बुलबुले उठाए जाते थे ताकि जितना कलर ये छोड़ सके उतना छोड़े। अब ये जो सड़ी हुई पत्तियां थी इसको फर्मेंटिंग वेट से बाहर निकाला जाता था और लिक्विड को दूसरे वेट में ड्रेन कर दिया जाता था जो कि जस्ट उसके नीचे था। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ से जो भी चीज़ निकलेगी वो इधर जाकर गिरेगी यहाँ पर। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा सा टर्म्स के अंदर, तो देखो ये वाली आपको मैं इमेजेस दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी, इसकी वैसे तो कोई नीड नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ। परफेक्ट फोटोग्राफ ये वाली, या फिर ये वाली। ये डंडे लिए हुए हैं कुछ कुछ शाइनी, इन्होंने एक बड़ा सा ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें पानी भरा। साइड में आप देख रहे होगे ये ब्लूइश कर रहे होगे इंडिको के, या तो इन्होंने पाउडर या कुछ गोलियां डाल दी अंदर, कुछ कपड़े वगैरह भी अंदर या कुछ कुछ डाले हुए हैं। ये लगातार इसको, ये जैसा वाटर की जैसे ये फोटो दिख रही है तो लगातार इसको कूटने में लगे हुए हैं ना, यहाँ पर चलाने में लगे हुए हैं, या तो
ऐसा घंटों तक ये वाला काम होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और ये पानी जनरली गर्म फॉर्म में होता है। आज भी ये प्रक्रिया वैसे ही करी जाती है जैसे पहले करी जाती थी। अब इसके अंदर किस चीज को कूटा जा रहा है? मान लो ये पत्तियां हैं, ये कलर छोड़ेगी, सड़ सड़ के इन पत्तियों को यहां पर ये डाला जाएगा। जो जो पत्तियां सड़ सड़ के निकलती आती चली जाएंगी, उसको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा ऐसे। जो जो अपना कलर छोड़ती चलेगी, यहां पर एक छलनी टाइप एक जाला सा लगाया गया है। इससे छन छन के कलर नीचे मेन टंकी में, यहां पर ये जो भी बनाया गया है स्ट्रक्चर, इसमें जाता रहेगा। और इसको कुछ घंटों के लिए हमने देखा जैसे कि सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। हमें फाइनली इससे इस प्रकार का इंडिगो का एक कलर मिलेगा। फिर इसके अंदर जो है कपड़े इस प्रकार से ऐसे रंगे जाएंगे। और भयंकर लेवल पे अगर मैं इसका काम दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनकर आता है हमारे सामने। ऐसे करते करते फिर ये सुखाने के लिए रखा जाएगा धूप में। ध्यान से देखना, ये सुखाने के लिए ऐसे कंपार्टमेंट्स में ऐसे धूप में रखा जाएगा, कुछ ऐसे। ये जो लिक्विड निकला धूप में ऐसे कंपार्टमेंट्स में जो रखा गया है, सारा का सारा लिक्विड पार्ट इसका नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। ऐसी टंकियों में जो लिक्विड भर भर के रखा गया है, ये वाला जो कि उसको हमने देखा जो वैट से चला चला कर यहाँ तक आया गया है, जब ये धूप के नीचे सूख जाएगा तो इसका कुछ ये गूदा सा ऐसा कुछ हमारे पास बाहर आ जाएगा, जो कि रेसिड्यू होगा उसका, जो छलनी से उस कपड़े से छन गया होगा। छनने के बाद फाइनली और ज़्यादा जब इसे सुखाया जाएगा ऐसे ढांचों में, ये करते करते फाइनली हमारे पास ये कुछ टुकड़े आ जाएंगे ऐसे, जो कि एक पत्थर जैसी फॉर्म में हमें दिखेगा, टूटा टूटा जैसे एक चौक होती है वैसा कुछ ऐसा। कैसा भी कलर हो सकता है या ऐसा, ठीक है। और ज़्यादा इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें फाइनली इस फॉर्म में इंडिगो मिल जाएगी, पाउडरिश फॉर्म में। फिर इसको कहीं पर भी यूज़ करो। कई लोग इसे लिक्विड फॉर्मेट में ही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जानते हो कि बॉटल आती है हमारी उजाला, या फिर जिससे रखा जाता है कपड़ों को, वाइट कलर के कपड़ों को, या फिर कहीं पाउडरिश फॉर्म में भी रखते हैं कि वो खुद अपने हिसाब से पानी में मिला लेते हैं। यही पूरा का पूरा प्रोसेस, डिट्टो प्रोसेस दोस्तों, ये हमने पढ़ा यहां तक। बताओ कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना पूरा का पूरा ये कहानी? ये बैट क्या है और ये क्या है, जो मैंने अभी आपको दिखा दी, ठीक है। सेकंड बैट के अंदर जिसको हम बीटर बैट बोलते हैं, बीटर बैट अभी आपने देखा ना शाइनी, जिससे वो लोग वो चारों के चारों वो जो डंडे से मार रहे थे उसको, ठीक है। ये सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूसली मिलाया जाता है एंड इट इज बीटन विद पेडल्स। जैसे मैंने बोला ना पहले आपको कि नाव में जैसे चप्पू होते हैं, वैसे ये उस जमाने की क्योंकि बात हो रही है, और मैंने आपको थोड़ी सी मॉडर्न जमाने की फोटोज दिखाई अलग अलग कंट्रीज में जहां पर ये प्रक्रिया फॉलो होती है। जब लिक्विड धीरे धीरे करके ग्रीन होने लगता है और फिर जब वो ब्लू होने लगता है, तो लाइम वाटर जो है ऐड करा जाता है बैट के अंदर। ग्रेजुअली इंडिगो को सेपरेट कर लिया जाता है छलनी में अलग अलग खानों में हटाकर, और एक मडी सेडिमेंट हमारे पास आता है। मैंने आपको मडी सेडिमेंट भी दिखाया, वो जो मैंने बताया एक गूदा सा बाहर आएगा, ठीक है, जिसको जो कि बैट के बिल्कुल बॉटम में सेटल हो जाता है। और यहाँ पर एक क्लियर लिक्विड जो है वो सरफेस तक आ जाता है, लिक्विड को पूरा का पूरा हटाया जाता है। फिर जो आपको जो एक पाउडरी एलिमेंट मिलेगा, जो फिर जब उसको सिखाया जाएगा वो पत्थर पत्थर जैसे बन जाएंगे, वो होगा इंडिगो पल्प। इसको एक और बैट में शिफ्ट करा जाएगा, फिर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करी जाएगी, और ये ड्राई करके सूख कर पाउडरिश फॉर्म में ये सेल के लिए बाहर मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और ये जो वैट्स जो मैं आपको अभी दिखा रहा था ना, जो ढांचे में आपको दिखा रहा था, फ्लेक्स दिखा रहा था, ये उस जमाने में कुछ ऐसे होते थे। देख रहे हो ढांचे बन रखे हैं ये ऐसे। ये ईशा समझ में आया ये पूरा का पूरा प्रोसेस? और ये बीटर वैट क्या था? ये था, मैं अभी एक बार पूरा ऊपर का मिटा देता हूं। ये है बीटर वैट। इसको बोला गया बीटर वैट। यही फोटो मैंने दिखाई ना, इसे आपको मॉडर्न सेंस में समझ गए होगे ना, कनेक्शन एक ही चीज है ना। बस उस जमाने के इक्विपमेंट्स अलग है, इस जमाने के अलग है। बात तो वही हो रही है ना, प्रक्रिया तो सेम वही फॉलो हो रही है ना, जो कि मैंने आपको एक एक से दिखाई। शाइनी बताओ
सुगंधा समझ में आया रियल फोटो से गूगल क्रोम की? ठीक है। जो औरतें थी ना, औरतें जनरली इंडिगो प्लांट को कैरी करती थी वैट्स तक। ठीक है। वैट बीटर। इंडिगो वर्कर यहां पर खड़ा हुआ है एक पैडल के साथ, जिसको वो पानी में चलाने के लिए वैट में यूज करता था। ये जो वर्कर्स थे, ठीक है, दे हैड टू रिमेन इन वेस्ट डीप, मतलब कमर तक इनकी डूबी रहती थी घंटों के घंटों, लगभग 8 आवर्स के लिए सॉल्यूशन को बीट करने के लिए। वैट क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर फर्मेंटेशन होगी। और एक कमर जो दिख रही है ना, कि ये कभी कभार ये जो कह रहा है कि डूबी रहेगी उसके अंदर, कभी कभार ना ईशा होता क्या है कि इस डंडे से बीटिंग करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी होता है ये वाला काम, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये। यहाँ पर देखो, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो शाइनी कोने में खड़े हुए हैं और पैर चला रहे हैं अपने, कूद रहे हैं इस पानी के अंदर। कपड़े पूरे पहन रखे हैं, क्योंकि डाई अगर स्किन पे लगेगी फिर पता नहीं कब तक उतरे और स्किन रैशेज या बड़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाए। आज तो ये मॉडर्न जमाने की चीज़ें हैं कि शाइनी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, समझ गए। लेकिन इस जमाने में क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी होंगी जब उनको लगभग 8 घंटों के लिए खड़ा रहना पड़ता था यहाँ पर? या आज भी कभी कभार ऐसे खड़ा रहना पड़ता है? ये देखो। कब तक? ये सॉल्यूशन पहले ग्रीन है, ये ग्रीन है, चलाते रहना है, भागते रहना है पानी के अंदर, जैसे काइंड ऑफ जैसे साइकिलिंग कर रहा हो कोई पर्सन। ठीक है। कब तक चलाते रहना है इस पानी को, मतलब इसमें पैर अपने कब तक चलाते रहने हैं? जब तक ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा ब्लू ना बन जाए, लाइक दिस, लाइक दिस। क्या ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को डिटेल में समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ये आज भी होता है। हाँ, घुटने, हाँ, वही, और फट भी जाते हैं, पता है, खून खून हो जाता है, जैसे काइंड ऑफ आप समझ ही सकते हो। एक छोटी सी वो उजाला की जो है, हल्का सा लग जाए अगर उसके ऊपर, ये ज़्यादा उजाला डाल दिया जाए, हाथों पे लग जाए, वो पूरे दिन वो स्याही वो काइंड ऑफ लगी रहती है। हार्ड होती है, मतलब इतनी आसान भी नहीं होती कि साबुन से एक बार धुला वो धुल गया, फिर हाथ ड्राई होने की दिक्कत होना, है ना। अब ये वर्करों के पास पूरे दिन कितना काम किया, जैसे काइंड ऑफ मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे पान बनाने वाला होता है ना, वो सोचता है कि क्या भाई तेल वेल लगाकर हाथों पे क्रीम व्रीम लगाना, क्योंकि वो कत्था तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा उसके हाथ पर, उंगलियों पर, ये चीज। और उसके बाद इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। ठीक है। जब जो क्रॉप्स थे, व्हेन दे वर डिलीवर टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट, नया लोन दिया जाता था रैयत्स को, और ये साइकिल बार बार चलती रहती थी। पीजेंट जनरली जो कि लोन से अट्रैक्ट होते थे, बाद में उनकी बुद्धि खुली और उनको ये रियलाइज हुआ ये सिस्टम कितना हार्श है। प्राइस जो इनको इंडिगो के लिए जो मिलते थे वो काफ़ी कम थे, और ये जो साइकिल थी लोन्स की, इट नेवर एंडेड। इसके साथ साथ जुड़ी जुड़ी कुछ अदर समस्या भी थी। प्लांटर्स जनरली इस बात पे इंसिस्ट करते थे कि इंडिगो जो है, ये प्लांटर्स कौन है यहाँ पर है? पहले मुझे एक बात बताओ, ये हिंदुस्तानी है, ये ब्रिटिशर्स हैं? ब्रिटिशर्स हैं, ये भूलना मत, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की बात हो रही है यहाँ पर। वो जनरली फोर्स करते थे कि बेस्ट से बेस्ट सॉइल पर इंडिगो प्रोड्यूस हो। ठीक है। जबकि पीजेंट्स क्या चाहते थे, जब उनकी बुद्धि खुली कि यार नहीं यार, इससे बढ़िया तो चावल की खेती ही थी, है ना। इंडिगो जो था, मोर ओवर हैड डीप रूट्स, इसकी काफ़ी गहरी जड़ें होती हैं। और मान लो कि सॉइल का स्ट्रक्चर यहां तक है, जितनी नीचे ज़्यादा सॉइल, तो उतनी ज़्यादा कैसी बनती चली जाएगी वो, डार्क। और ये डार्क होने का मतलब क्या है? इसके अंदर फर्टिलिटी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने आपको शुरू शुरू के लेक्चर में क्या बात बता दी थी, क्या बात बता दी थी? कि इंडिगो क्या कर देता है सॉइल के साथ? खराब कर देता है इसे, है ना।
सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर देते ना, फिर वहां पर कोई और क्रॉप उग नहीं सकता। तो इंडिगो उगवा उगवा कर इन्होंने बंगाल रीजन के अंदर प्लांटर्स ने किसकी खेती खराब कर दी, कौन से क्रॉप की ज्यादा से ज्यादा? वेरी गुड। तो शाइनी, सूखी मछली खानी पड़ेगी अब देखो। तो बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की और उसके बाद की। मार्च 1859 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, हजारों की संख्या में जो रैयत थे बंगाल के अंदर, दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। यानी कि अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है अर्पित, ये किस चीज पर उतर आए जैद, किस चीज पे उतर आए हैं? रिवोल्ट पे, ठीक है, क्रांति पे। जैसे जैसे रेबेलियन जो है ये स्प्रेड होता रहा ना, रैयत्स ने अलग अलग एरियाज के अंदर, और शाइनी कौन सा एरिया है सुगंधा, कौन से इंडिया का कौन सा रीजन की बात हो रही है यहाँ पर अभी ये? हाँ, बंगाल। और बेसिकली कंट्रीज, बंगाल के अंदर कंट्री साइड, और ऊपर से हम ये कह सकते हैं ना जैद कि बंगाल तो हम काइंड ऑफ लिख देते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया के हिस्से कुछ कुछ बंगाल के साथ साथ लगते हुए उस टाइम पर, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन स्टेट की तो 1859 में थी नहीं किसी की, कि आज के टाइम में शाइनी एक बात बताओ कि जो वेस्ट बंगाल हमें दिख रहा है कि सिर्फ वही बंगाल था। उस टाइम पर तो बांग्लादेश भी हमारे पास था, बहुत सारे एरियाज ऊपर नीचे भी हमारे पास थे। तो समझ रहे हो ना कि ईस्ट इंडिया का काइंड ऑफ एरिया, बंगाल से मिलता हुआ एरिया, वहां पर ये रेबिलियन हुआ। रईस जो थे इन्होंने बोला प्लांटर्स को साफ तरीके से, भैया वी रिफ्यूज टू पे यू रेंट्स, हम नहीं करेंगे। और इन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पर अपने भाले से, तलवारों वगैरह से अटैक भी करे, बोज एंड एरोस वगैरह से, ठीक है। औरतें भी खड़ी हुई इस क्रांति के अंदर, जो कि घड़े मटके किचन के यूटेंसिल्स वगैरह लेकर जो उनके हाथ में आता था वो फेंकती थी, ठीक है। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स, जो कि प्लांटर्स के लिए वर्क करते थे, इनको गांव से गांव निकाला देने लग गए। जो गांव के मुखिया वगैरह थे, दे वर सोशली बाइकॉटेड। और जो एजेंट्स थे ना प्लांटर्स के, उनके लिए एक टर्म यूज होती थी, गोमस्तास, ठीक है, जो कि रेंट कलेक्ट करने आते थे, कि वो मालिक ने रेंट मंगाया है, इसको बोलते थे त्वाड़ी माँ दी त्वाड़ी बहन दी, और पकड़ के इसको मारते थे। रैयत्स ने ये कसम खाई कि अब वो कभी भी जो एडवांसेस जो लेते हैं ना प्लांटर से, ठीक है, इंडिगो को उगाने के लिए, ना ही वो ये वाला काम करेंगे, ना ही जो इनको प्लांटर्स के द्वारा जो बुली करा जाता था लठियाल्स के द्वारा। लठियाल्स कौन थे? प्लांटर्स के लिए कुछ बंदे काइंड ऑफ ना बॉडीगार्ड जो वसूली करने आते थे ना, वो लाठी लेकर आते थे, इसलिए इनको लठियाल्स कहा जाता था। ये काइंड ऑफ लंबे चौड़े तगड़े बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ लोग ना, ये हायर करे जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा, कि जो रेंट ना थे उनको मारपीट के ले आना। ये लोग घेर कर इतना मारते थे, अब जो रेंट मांगने आता था गोमास्तास या फिर ये लठियाल्स के, जैद समझ रहे हो ना, मतलब लाठी घुसी कहीं और से निकली मुंह से, ठीक है, ये वाला हाल कर देते थे। तो अब ये इंडिगो प्लांटर्स जो थे, वाई डिड द इंडिगो प्लांटर्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, और इतने टाइम तक पहली बात है चुप क्यों रहे, और इनको ये पावर कहां से आ गई अभी एकदम से रेबेल करने की? अभी तक तो ये खड़े हुए नहीं थे, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि इंडिगो सिस्टम ऑपरेसिव है। शायनी इनको क्या देकर क्या कहते हैं झूठ बोला गया था कि तुम ये इंडिगो अगर उगाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे जीवन में? तुम एक रिच पीजेंट क्लास बन जाओगे, काइंड ऑफ यही बोला गया था ना, है ना। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज इन रेबिलियन, ठीक है, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। हर कोई नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन जितने लोग खड़े हुए थे उससे अंग्रेजों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। इंपैक्ट देखते हैं अभी हम इसका आगे डिस्कशन में। 1859 में हुआ क्या, जो इंडिगो रैयत जो थे उनको ये लगा कि इनके पास ना लोकल जमींदार्स का और विलेज हेडमैन का सपोर्ट है इनके रेबेलियन में अगेंस्ट द प्लांटर्स। बड़े सारे गांव में जो हेडमैन जो थे, विलेज हेडमैन की बात हो रही है यहाँ पर, दोज हु हैड फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को मोबिलाइज करा, ठीक है, और लठियाल्स के साथ इन्होंने बैटल्स लड़े, ठीक है। दूसरी जगहों पर क्या हुआ, जमींदार जो थे वो गांव से गांव जाते थे और ये रैयत्स को इंकरेज करते थे, जैसे जो लोग डायरेक्टली रिवोल्ट में खड़े नहीं हुए ना, उनको क्या कहते हैं अर्ज करा जाता था कि तुम ना प्लांटर्स को रजिस्ट करो। ये जो जमींदार थे ये काफ़ी नाखुश थे, जो प्लांटर्स की जो पावर बढ़ती चली जा रही थी, और गुस्सा भी थे कि प्लांटर्स को फोर्स करा जाता है कि अपना जो लैंड है वो लंबे लंबे समय के लिए हमें लीज पर दे दो। इंडिगो प्लांटर्स जो थे दे ऑल्सो इमेजिन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करेगी इनके इस स्ट्रगल में अगेंस्ट द प्लांटर्स। लेकिन
जब 1857 की क्रांति जब आई, तो अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो डरी हुई थी कि देखो कि एक और पॉपुलर रेविलियन हमारे देश के अंदर ना हो जाए, क्योंकि जमाना कौन सा चल रहा है, देखो जरा कंट्री साइड एक बंगाल के अंदर कौन सा टाइम चल रहा है बताओ, 1859। 1859 मार्च का महीना, किसी और महीना, ठीक है। यानी कि 58 से 59 के बीच में 2 साल बाद ही जो 1857 की क्रांति हुई, तो जैद इसके बाद क्या ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या कि एक और क्रांति को मतलब सहन कर सके, इतनी दम है क्या इनके अंदर, ठीक है। तो जब ये न्यूज़ फैली कि इंडिगो, जहाँ जहाँ पर इंडिगो हम लोग फोर्स करने के लिए प्लांट, ये पीजेंट्स को बोलते थे, वहाँ पर रिवोल्ट की संभावना है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि अंग्रेजों की साइड से जो थे, ये सर्दियों में 1859 में इन्होंने पूरे के पूरे रीजन में चक्कर लगाया। रैयत्स ने ऐसा देखा कि ये जो टूर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर करने आए हैं, ये उनकी जो कंडीशन है उसके लिए सिंपैथी है, ठीक है। एक जगह है बरासत, वहां पर जो मजिस्ट्रेट थे जो एशली एडन, इन्होंने एक नोटिस इशू करा ये बोलते हुए कि रैयत्स को कंपेल नहीं करा जाएगा कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और ये वाली बात क्वीन विक्टोरिया तक पहुंची इंग्लैंड के अंदर, और यहां पर ये बोला गया क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, ऐसी, लेकिन एक्चुअली बात क्वीन विक्टोरिया तक पहुंची नहीं थी। लेकिन कहते नहीं है कि खुशी खुशी में जैद के मतलब फैल जाती है गब्बा सीट काइंड ऑफ, कि एशली एडन ने अगर ऐसा बोल दिया तो ये क्वीन विक्टोरिया से कहलवा कर भेजा होगा, है ना। लेकिन एडन यहाँ पर, या फिर अगर हम लोग बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, यहाँ पर ये लोग सब चक्कर क्यों लगा रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत का, क्राउन का ये एक हुक्म था कि कैसे भी करके तुम सिचुएशन को एक्सप्लोजिव ना होने देना, सिचुएशन को कंट्रोल में रखो, ठीक है। और एक और क्रांति अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पे हमें लॉन्ग टाइम के लिए रूल करना है। अगर ये दोबारा क्रांति उमड़ पड़ी तो हिंदुस्तानियों को इन्होंने ये देख लिया था कि वो एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाते हैं, और अभी ये मामला काफी ज्यादा फ्रेश था, और ये एक और रेबिलियन कैसे भी करके सप्रेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वरना इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जैसे रेबिलियन स्प्रेड हुआ, तो जो इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग था कलकत्ता से, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट तक रश करके जाता है। इन्होंने जो रैयत्स की जो सिचुएशन थी, जो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल थी, उसके बारे में लिखा। प्लांटर्स किस तरीके से जो टायरेंट रूलर्स हैं, काइंड ऑफ मतलब दे आर वेरी क्रूएल इन नेचर, और इंडिगो सिस्टम कितना ज़्यादा खराब सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में लिखा। अब क्रांति से डरते हुए जो गवर्नमेंट थी, ये मिलिट्री लेकर आई ताकि प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करा जा सके असॉल्ट से। यानी कि अभी शुरू शुरू में हमें क्या दिख रहा था कि रैयत जो है वो खुश हो रहे हैं कि अंग्रेजी हुकूमत उनके साथ सिंपैथेटिक है, लेकिन यहां पर प्लांटर्स को बचाने की बात करी गई। और इसी के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिगो कमीशन का गठन करा कि इंडिगो प्रोडक्शन के सिस्टम को एक बारी बारीकी से बरका जाए। कमीशन ने यह देखा कि जो प्लांटर्स गिल्टी हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करा कि उन्होंने इतने कर्सिव मेथड्स को यूज करे इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ। इन्होंने डिक्लेयर करा कि इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है रैयत्स के लिए। ये इंडिगो कमीशन सब कुछ बोल रही है, ठीक है। और कमीशन ने ये बोला रैयत्स को कि तुम अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर दो, बट ये भी बोला कि फ्यूचर में कोई भी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपको साइन नहीं करने पड़ेंगे। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो कि छुप कर दे रखी है। एक इंडिगो कल्टीवेटर था, वो एक बात बोलता है कमीशन के सामने कि मैं ना भीख मांगकर खा लूंगा लेकिन इंडिगो नहीं उगाऊंगा। इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान कर रखा है, इतना ज़्यादा नाक में दम कर रखा है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने कमीशन के सामने क्या बोला क्या नहीं बोला, हमें बस एक चीज़ जाननी है, इंडिगो कमीशन का प्रेसिडेंट कौन था। उसका नाम था WS सेटोनकार। क्या नाम था उसका? WS सेटोनकार। ये चीज़ यहां पर दे रखी है, जो बॉक्सेस नहीं पढ़ते इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि उनकी हालत ख़राब हो सकती है। ये जो इंडिगो कमीशन बनी थी इसके ये प्रेसिडेंट थे WS सेटोनकार, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो कमीशन। रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन थी वो बंगाल के अंदर कोलैप्स कर गई, लेकिन प्लांटर्स ने अब अपना जो नज़रें थी वो बिहार की तरफ वो शिफ्ट करने लगे। जब थोड़े साल बाद सिंथेटिक डाइस की डिस्कवरी हुई लेट 19th सेंचुरी के अंदर,
तो उनका जो बिजनेस था वो सीवियरली इफेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रोडक्शन जो है करते रहे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो याद है ना, ये फिर पूरी की पूरी कहानी मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी वैल्यू वैल्यू एडिशन के तौर पर, आपको प्राइवेट चैनल पर, जो हमारा चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, कि जहाँ पर राजकुमार शुक्ला, याद होगा शायद आपको, है ना, राजकुमार शुक्ला जो है वो परसुएट करता है गांधी को चंपारण के अंदर, और फाइनली उनकी समस्या जो है जाकर 1970 के अंदर खत्म होती है, इंडिगो रेवोल्यूशन जब वहां पर होता है, ठीक है। इंडिगो मेकिंग की प्रक्रिया यहाँ पर कुछ वेस्ट इंडीज के अंदर दे रखी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगेन ये वेट वेट का ये सब वही सारा प्रोसीजर है, ठीक है। ये चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं रह गया जो कि हमारे काम का हो या हमने छोड़ दिया हो। हमने पूरा का पूरा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों ख़त्म करा, रूलिंग द कंट्री साइड। अब कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हमारे सामने आएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसको भी उनको भी हम लोग देखेंगे इस डिस्कशन में। दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ।